हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स अग्निवीर 01 2026 बैच के लिए हमने इंग्लिश का जो 100 मॉक टेस्ट का टारगेट किया है उसका मॉक टेस्ट नंबर 5 है। आप सोच रहे हो क्या 100 मॉक टेस्ट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, वो मैं करके दिखाऊंगा इस बार। ठीक है, कैसे 100 मॉक टेस्ट पॉसिबल है। और इसकी पीडीएफ में आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ। ए टू जेड स्टडी ऐप पे पिछली कई वीडियोज में, लाइक पार्ट 1, 2, 3 में मैंने आपको बता रखा है कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, और इसकी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। आप जाके पिछली के जो 4 पार्ट तक क्लासेस हमने कराई है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 20 में 20 आपकी इंग्लिश में आएंगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, प्रैक्टिस में इतना करवा दूंगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है, आप वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप बहुत ही तगड़ी लेवल की प्रिपरेशन होगी। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको। इसके अंदर मैं बताता हूँ स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर क्या करूंगा। आपको मैं अदर देन साइंस, जिसको हम वाई ग्रुप के नाम से पहले जानते थे, इसमें मैं आपको रागा की एंड इंग्लिश की कंप्लीट वीडियो क्लासेस दूंगा जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। एंड गाइस, इनको करके नोट्स बना के रिवीजन करके मैं सारे सब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा बैचेस के अंदर। अभी देखो 15 मॉक टेस्ट मैंने दे रखी है। 100 मॉक, वो 15 मैंने पैसेज की पीडीएफ दे रखी है, मॉक टेस्ट नहीं। 15 मैंने पैसेज की पीडीएफ दे रखी है। मैं बैच के अंदर 100 पीडीएफ दूंगा पैसेज की। सिर्फ कम से कम 10 से 20 पीडीएफ दूंगा। मतलब कहने का मतलब कम से कम 100 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। 100 से 200 क्वेश्चन दूंगा सेंटेंस अरेंजमेंट के। ग्रामर प्रैक्टिस के तो बहुत सारे, मतलब हजारों क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के भी मैं कहता हूं कम से कम 400-500 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद इंग्लिश कहीं से छूटेगा ही नहीं आपकी। ठीक है, वोकैबलरी की पीडीएफ दूंगा, वोकैब की प्रैक्टिस कराऊंगा। इतना करा दूंगा ना कि आप कहोगे सर क्या करा दिया, एग्जाम में एक भी सवाल छूट ही नहीं रहा हमसे, सब लगता है कि पहले से पढ़ा पड़ा है। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। और साथ में रागा के अंदर भी हम लोग एनएफ क्लासेस कराएंगे। कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा मैं आपको। रीजनिंग की इस बार गजब लेवल की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैथ की बहुत दासू लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा। और जीके जीएस की भी बहुत मैं आपको अच्छे सारे क्वेश्चंस दे के भेजूंगा एग्जाम से पहले, जहां से पढ़ के आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी रहेंगी। ठीक है गाइज, जितने हमारे पेड पीडीएफ आते हैं वो सब इस बैचेस के अंदर रहेंगी। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो 7278047787 पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहता है तो इंग्लिश की बैचेस भी हैं, क्योंकि इंग्लिश हर जगह एक ही होगा। मतलब इस बैच में जैसा मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा वैसा ही इसके अंदर भी पढ़ाऊंगा। तो जो सिर्फ इंग्लिश की बैच चाहे एक्स ग्रुप से चाहे वाई ग्रुप से ज्वाइन कर सकता है अगर लेना है तो। प्राइसेज मैंने आपको वहां पे दे रखी है। ठीक है भाई, तो चलो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि कुछ तो करो। आप क्या करो भाई? आइडेंटिफाई द एरर इन फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करो कि एरर कहाँ पे है। वे सेंटेंस क्या है, आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द टीम हैज प्लेड वेरी वेल यस्टरडे। अब भाई एक चीज देखो, मैं कुछ चीज सिखाता हूँ आपको। बोलोगे सिखा दो भाई, क्या सिखाना चाहते हो आप? यस्टरडे, यस्टरडे से क्या समझ में आ रहा है कि ये बीते हुए कल की बात कर रहा है। किसी सेंटेंस में अगर एगो है, लास्ट के साथ ना कोई टाइम दे रखा है, लास्ट डे, लास्ट मंथ वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा करके कुछ दे रखा है। ठीक है, टाइम कोई दे रखा है। टाइम मतलब ये 1, 2, 3 वाला नहीं, मंथ, डे, ईयर वगैरह वगैरह, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, ऐसा कुछ दे रखा है सेंटेंस में। यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम, ऐसा 3 चीजों को सीखो फिलहाल। अगर वैसा कुछ दे रखा है तो समझ जाना ये तीनों चीज बता रहे हैं कि तुम जो बात कर रहे हो ये पास्ट की बात कर रहे हो। मतलब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, ओके। तो ये सभी चीजें जो हैं जब हो चुकी हैं तो यहाँ पे हम हैज का यूज क्यों करें? हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? हैड। थोड़ी सी मैं राइटिंग लिख नहीं पा रहा हूँ, चलो पेन का यूज करते हैं। यहाँ पे हैज की जगह पे क्या होगा? हैड का यूज हो। ठीक है, तो बी में एरर है, हैज प्लेड नहीं होगा, हैड प्लेड होगा। और मैं बताऊं, आपको पता है क्या, हैड प्लेड भी कहना गलत है। मैं यहाँ पे कंप्लीट हैज को हटा देता हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ पास्ट का है ना, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में रखना है, इसको ज्यादा बेटर रहता है। तो हैज को हटा दो, ये पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। द टीम प्लेड वेरी वेल स्टडी, मतलब टीम ने कल अच्छा खेला। तो हैज को भी हटाओ, कंप्लीटली हटाओ, इसको पास्ट इंडिफिनिट में करो। पास्ट इंडिफिनिट जो है परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ही है, ये सारे वर्ड्स के साथ पास्ट इंडिफिनिट का आता है। तो हैज को हटा दो, ये ऑटोमेटिकली पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे ये क्या लिखा है भाई? हाँ, वही सब चीजें हैं। टाइपिंग कर दिया, बहुत बढ़िया टीम मेंबर्स ने।
आगे देखो क्या कह रहा है, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा फ्री में ऐप के ऊपर। तो ये पूरी जिस तरीके से है मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्म में दूंगा, अलग अलग स्लाइड पर, जिसको आप फ्री में प्रिंट भी करा पाओगे। फ्री में नहीं, पैसे देके दुकान से प्रिंट करा लेना प्रैक्टिस के लिए। आगे देखो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। ये इजी है ना, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। भाई आई एम रीडिंग ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, पास्ट में है। जब हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो एम का क्या बन जाएगा, आई के साथ। बोलोगे आई का क्या, आई रहेगा, मैं बोलूंगा नहीं, आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो ही के साथ क्या होगा, वॉज का यूज होगा। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब देखो गाइज कहाँ है, ही वॉज रीडिंग अ बुक, ए के अंदर है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ लिखने का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे आ जाओ, बेनेवोलेंट का पूछ रहे हैं सिनोनिम बताओ। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा इंसान जिसके अंदर दया हो, कह सकते हैं दयालु इंसान। तो दयालु का ऑप्शन क्या है, ग्रेडी मतलब लालची, नीचे से जा रहा हूं मैं, ग्रेडी मतलब लालची, एंग्री का मतलब गुस्सा, जेनरस का मतलब होता है उदार दयालु। ठीक है, कृपालु जो भी कहते हो आप। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर इंसान। ठीक है, क्रूर तो समझ ही रहे हो, जिसमें दया मोह ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या होगा, जेनरस। आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, पूछ रहा है इसका एंटोनिम बताओ। तो भाई ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी इंसान। आशावादी मतलब जिसके पास आशा हो, वो लड़की नहीं। आशावादी मतलब होता है ना जो हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, आशावादी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, आशावादी। तो इसका उल्टा पूछ रहा है क्या हो जाएगा, निराशावादी। ठीक है, निराशावादी को क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं इसको पेसिमिस्टिक। ठीक है, ये तो इजी से है, आपको याद भी होगा। आगे देखो, सी इज नोन फॉर हर बिहेवियर। ठीक है, वो अपनी बिहेवियर की वजह से जानी जाती है। कैसी बिहेवियर भाई, तो कैसी बिहेवियर की वजह से जानी जाती है। तो सारे ऑप्शंस को जरा हम ना डील कर लेते हैं एक बार, क्या क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा। ए और बी को जानो, ऑटोमेटिकली सी एंड डी का आंसर समझ में आ जाएगा, बिकॉज डिस डिस लग गया उन्हीं ऑप्शंस के आगे, तो ये कहीं ना कहीं उसके निगेटिव बना रहे। तो भाई देखो, कॉर्टियस का मतलब होता है ना, जैसे कोई इंसान होता है ना कि बहुत ज्यादा विनम्र होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्टियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका मतलब, विनम्र। और ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ठीक है, और कॉर्टेसी का भी मतलब होता है किसी के सौजन्य से, शिष्टाचार। ठीक है, सौजन्य या शिष्टाचार, सौजन्य या शिष्टाचार, शिष्टाचार। और ये एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, मैं बिहेवियर के पहले क्या बताऊं, उसका जो आदत है उसके पहले एक तो एडजेक्टिव चाहिए ना, उसकी विशेषता बताने के लिए। कैसा मैं बोलूं कि आपकी कैसी आदत है, तो मैं आपकी आदत का, ठीक है, अगर मैं आपकी खूबी बता रहा हूं तो एक प्रकार का एडजेक्टिव है। खूबी या बुराई कर रहा हूं तो वो एडजेक्टिव है, तो वहां पे नाउन का यूज तो करेंगे नहीं, कॉर्टियस का यूज करोगे कि विनम्र बिहेवियर है उसकी, ये है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अचीवमेंट का इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, बता दो भाई अचीवमेंट का सही स्पेलिंग क्या है। दिमाग लगाओगे आंसर आपके पास आ जाएगा, ACHI। ठीक है, या फिर ACHE, तो अचीवमेंट। ठीक है, तो अचीवमेंट के अंदर क्या होता है, IE होता है, तो इस हिसाब से तो C हमारा कट गया। ठीक है, और भी के बाद भी E होता है। बस दो चीजों को ध्यान रखो, पहले I आता है देन E आता है, और भी के बाद भी E आता है। ठीक है, और मेंट होता है, अचीवमेंट होता है, ना कि अचीवमेंट नहीं होता है। तो डी तो हमारा नहीं होगा। सी भी हमारा कट गया, क्यों भाई, क्योंकि आई और ई का पोजिशनिंग गलत है। इन दोनों में क्या फर्क है, भी के बाद ई नहीं है, और बी में क्या है, भी के बाद ई है। तो परफेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, अचीवमेंट। ठीक है भाई, 7 नंबर देखो, मैग्नीफाई का मतलब होता है ना कि जूम करना। जूम करना मतलब बढ़ाना। फोटो को जब जूम करते हो ना आप, वो मैग्नीफायर क्या करता है, किसी चीज को जूम करके बड़ा कर देता है, तो उसको कहते हैं एक्सपैंड करना। लेसन, मिनिमाइज, रिड्यूस, इन तीनों का मतलब होता है कम करना। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है कम करना, और एक्सपैंड का मतलब होता है बड़ा करना। क्लियर है, चलो ये हमारा सही आंसर है। 8 नंबर देखो, पर्सन हु लव्स बुक, एक ऐसा इंसान जो किताबों को क्या करे, प्यार करे, तो उसको बिब्लियोफाइल, बिब्लियो वर्ड ही आता है ना, बिब्लियो बुक से रिलेटेड, तो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। आर्काइविस्ट का मतलब होता है जो दस्तावेजों को रखता हो। कैलीग्राफर का मतलब होता है जो सुंदर लिखता हो। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो क्या करता हो, डिक्शनरी निर्माण करता हो। ठीक है, चलो
नाइन्थ नंबर कह रहा है स्पॉट द एरर, नो सुनर डिड सी फिनिश, इसके अंदर एरर बताओ, नो सुनर डिड सी फिनिश द टास्क व्हेन द रिसीव्ड अनदर असाइनमेंट। ठीक है, नो सुनर के साथ क्या पढ़ा आपने, तो अभी सर इसका कंजक्शन वेन आता ही नहीं है, देन आता है, तो वेन में एरर है, वेन कहाँ पे है, सी में एरर है, तो यहाँ पे क्या होगा, देन आ जाएगा। ठीक है, देन होगा वेन की जगह पे। आगे जो द चाइल्ड हैज बीन अब्सेंट डैश स्कूल फॉर 3 days, अब वो स्कूल से अब्सेंट था ना, तो स्कूल से कहीं चीज से आप अलग हो रहे हो, ठीक है, कहीं चीज से आप दूर जा रहे हो, तो फ्रॉम, अब्सेंट फ्रॉम द फॉर स्कूल। ठीक है, चलो फिर कह रहा है दे डैश कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। मैं बताता हूं एक सेंटेंस में 2 वर्ड बताता हूं, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। ठीक है, ये 2 वर्ड है। जब भी बिफोर और आफ्टर है तो बिफोर के बाद तो एक सेंटेंस है बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, तो बिफोर के पहले सेंटेंस, ये पास्ट का अगर चीज है, ध्यान से सुनना, अगर ये पास्ट का चीज है, ठीक है, तो पास्ट का चीज है तो पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे आप, और आफ्टर के साथ अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे आप। ठीक है, बिफोर के साथ लगा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, होगा, अगर पास्ट का है तो, और पहला वाला पास्ट परफेक्ट में। अगर आफ्टर के साथ जुड़ा है तो आफ्टर के साथ ये पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे आप, और जो सेकंड सेंटेंस होगा वो इंडिफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या सुना आपने, एक तो बिफोर के जस्ट बाद इंडिफिनिट आता है, और उससे पहले या फिर मतलब बिफोर के साथ सेंटेंस जो होता है वो इंडिफिनिट है, सेकंड सेंटेंस उसके साथ जो रहेगा वो परफेक्ट टेंस में। आफ्टर के साथ जस्ट उल्टा होता है, आफ्टर के जस्ट लगा हुआ सेंटेंस जो रहेगा ना वो परफेक्ट में रहेगा, एंड सेकंड जो रहेगा भैया वो किस में रहेगा, वो इंडिफिनिट टेंस के अंदर रहेगा। तो यहां से समझ में आ रहा है कि मेरे को दे के साथ ना परफेक्ट टेंस चाहिए, तो मैं हैज तो यूज नहीं कर सकता और हैविंग नहीं कर सकता, मेरे को दे के साथ या तो हैव यूज करो या फिर हैड यूज करो, इन दोनों में से मैं यूज करूंगा। तो अब हैव करे कि हैड करे, तो सेंटेंस पढ़ लो ना, ये क्या अभी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पहले के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे डैश कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, मतलब वो लोग काम खत्म कर लिए डेडलाइन से पहले ही, तो वो खत्म हो चुका है, काम खत्म हो गया है। जब काम खत्म जो हो गया वो तो पास्ट के बारे में है, तो दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, चलो आगे क्या रहा है इसके अंदर बताओ, ही सेड आई विल विजिट द म्यूजियम टुमारो। टुमारो का क्या बनेगा, आने वाले दिन, आने वाले दिन तो नेक्स्ट डे, तो टुमारो का टुमारो तो ए एंड डी में होगा नहीं भैया, नेक्स्ट डे, तो बी एंड सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ये जब पास्ट में है ही सेड, तो ही सेड तो दोनों में है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में जाएगा तो विल का वुड बनेगा ना, तो बी में विल का विल छोड़ दिया है, तो ये भी काट दो, बचा क्या, वुड, ऑप्शन नंबर सी। हम पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो ना नहीं याद आ जाएगी, चीजों को इस तरीके से करके आंसर कर लेंगे। 13 नंबर देखो, चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द परसिस्ट। परसिस्ट का नाउन फॉर्म पूछ रहा है, दैट इज परसिस्टेंस। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं पता होगा बहुतों को तो याद कर लो। दैट इज डिसीजन मस्ट बी टेकन विदाउट डैश डिले। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को, एन का तो यूज नहीं कर सकते डिले से पहले, ठीक है, विदाउट, अब हम कहते हैं डिसीजन जो है ना मस्ट बी टेकन, डिसीजन को लेना होगा, ठीक है, तुमको लेना होगा, क्यों कैसे भाई, विदाउट मतलब बिना किसी देरी की, तो बिना किसी देरी किए, बिना कोई देरी किए, बिना किसी देरी की। अब हम आर्टिकल में पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे बैचेज में पढ़ा होगा, अगर बैचेज में नहीं हो तो कहीं से भी पढ़ो, अगर नहीं पढ़ो तो पढ़ लो। कोई या किसी के अर्थ में हम लोग द का यूज नहीं करते, ए का यूज करते, विदाउट अ डिले। हम कहते हैं ना अ मिस्टर राम, या फिर अ मिस्टर श्याम, या फिर अ मिस्टर राम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई मिस्टर राम, जो कि हमारे लिए अनजान है, एक मिस्टर राम नहीं, इसका मतलब हुआ कि कोई मिस्टर राम। ठीक है, ओके ना, बोल सकता हूं मिस्टर राम केम टू माई होम। ठीक है, कोई मिस्टर राम मेरे घर आए, अब वो कौन थे मेरे को पता नहीं था, लेकिन वो आए थे, उनका नाम राम था। ठीक है, चलो ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाया भी है। द कर देंगे तो वो तो डेफिनेट हो जाएगा ना, तो वहां पे हम अनडेफिनेट का यूज करते हैं। अगला जो कह रहा है एडवर्सिटी, मैंने एडवर्स और एडवर्सिटी और एडवर्स, ठीक है, इन 2 वर्ड से रिलेटेड मैंने कुछ चीजों को सीखा। एडवर्सिटी, एडवर्स और एवर्स, ये 2 वर्ड में से मैंने आपको सिखाया था पिछले मॉक्स के अंदर, एडवर्स, ठीक है, एंड एवर्स। इन 2 चीजों से रिलेटेड मैंने वर्ड सिखाए थे, बोलो कि क्या सिखाए थे आपने भाई, इन दोनों में पहले फर्क समझो क्या होता है। ठीक है, एडवर्स क्या होता है भाई, कोई प्रतिकूल परिस्थिति, लाइक कुछ खराब घटना से रिलेटेड है। ठीक है, खराब घटना होना,
और एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना। अब ये दोनों एक वर्ड पढ़ोगे और दूसरा वर्ड मिल गया ना तो दिमाग में आएगा, अच्छा इसी का तो मतलब हमने पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एवर्स का मतलब नापसंद करना है, असहमत रहना किसी से। हाँ, मतलब कोई चीज आपको पसंद ना हो, कोई इंसान आपको पसंद ना हो, डिसलाइक करना, ये सभी चीजें इसका मतलब है। एडवर्स का मतलब होता है लाइक हार्डशिप, जिसको हम कहते हैं। हार्डशिप का मतलब होता है कुछ ऐसा सिचुएशन आना जो कि सही नहीं है आपके लिए, खराब सिचुएशन क्रिएट हो जाना। ठीक है भाई, चलो आगे कह रहा है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, व्यर्थ पछताना, मतलब व्यर्थ में पछताना। आप जो चीज, जिस चीज पे आप रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर रिग्रेट क्यों करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लेन अबाउट अ माइनर एक्सीडेंट नहीं, टू फील सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये हमारा सही है। कोई ऐसी चीज पे सैड होना जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसको पछताना ही बोलते हैं ना, कि ऐसी चीज पे क्यों आप सैड हो, रिग्रेट कर रहे हो, जो चीज चेंज ही नहीं हो सकता, तो इसको कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, चलो अब पैसेज देख लो, 16 तक हो गया क्या। हाँ, अब 4 क्वेश्चन पैसेज से होंगे, पैसेज को पढ़ोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या कह रहा है, बुक्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर सेंचुरीज। ठीक है, सदियों से। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ह्यूमन सिविलाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट क्या है, बुक है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है, एक आंतरिक हिस्सा, आंतरिक हिस्सा है ना बुक हमारे। चाहे कोई भी सभ्यता आई हो, कोई भी सदी हो, बिना किताब के मानव रहा नहीं है। अपने अपने स्तर पे, अपने अपने हिसाब से लोगों ने किताब पढ़ा। ठीक है, दे प्रिजर्व हिस्ट्री। ठीक है, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना। दे प्रिजर्व हिस्ट्री, अब किसने भाई, दे का मतलब बुक्स ने, किताबों ने हमारे इतिहास को क्या रखा, संरक्षित किया। ठीक है, डिसेमिनेट नॉलेज एंड प्रोवाइड एन एस्केप इनटू वर्ल्ड्स ऑफ इमेजिनेशन। अब इसमें कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, मैं आपको सिखा देता हूं उसका मतलब। प्रिजर्व का मतलब मैंने बताया क्या होता है, किसी चीज को संरक्षित रखना। डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रसार करना। एंड इधर क्या, एस्केप का मतलब तो पता ही है, पलायन करना। वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन मतलब कल्पनाओं की दुनिया। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या समझ में आएगा। अब किताब क्या करती है, किताबों के बारे में, वो हमारे हिस्ट्री को संरक्षित रखते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं और कल्पनाओं की दुनिया में पलायन कराते हैं आपको। ठीक है, यही कह रहा है। हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स द पॉपुलैरिटी ऑफ ई बुक्स एंड ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैज रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ फिजिकल बुक। देखो ये क्या है ना, कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, ई बुक्स की टाइम आ गई। ऑनलाइन रीडिंग का प्लेटफॉर्म है बहुत सारा, कि तुम बिना किताब के पढ़ सकते हो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ई बुक्स है, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ये सब ना सवाल उठा रहे हैं कि भाई फ्यूचर में फिजिकल बुक्स का क्या होगा। While digital reading offers convenience, it cannot replicate the tactile pleasure of holding a printed book। अब कह रहा है देखो, जबकि देखो डिजिटल बुक जो है ना आपके लिए कन्वीनियंस ऑफर करते हैं, मतलब आपके लिए थोड़ा सा आराम प्रदान करते हैं। ठीक है, आराम कैसे, कि तुमको पैसे ज्यादा वेस्ट नहीं करने हैं, रजाई में घुसे घुसे पढ़ सकते हो। ठीक है, कंबल में घुस के भी पढ़ सकते हो। डिजिटल बुक तो यही ऑफर कर रहे हैं आपको। एक बुक लेके कंबल के अंदर घुसोगे तो भैया तुम टॉर्च कहाँ जलाओगे, लाइट कहाँ जलाओगे, लेकिन फोन के अंदर, टैबलेट के अंदर लेके पीडीएफ खोल के पढ़ना शुरू। लेकिन ये इन सब के बावजूद भी इट कैन नॉट रिप्लिकेट, ठीक है, द टैक्टिकल प्लेजर ऑफ होल्डिंग अ प्रिंटेड बुक। लेकिन जो एक प्रिंटेड बुक पढ़ने का जो मजा है ना, उसका जगह ये नहीं ले सकता भैया। ये मैंने स्टिल अर्ज, ठीक है, ये क्या, दैट ट्रेडिशनल बुक ऑफर ए यूनिक एक्सपीरियंस अनमैच्ड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए भैया, जो फिजिकल बुक है, ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं, वो जो यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं ना, उसकी बराबरी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं कर सकती है। चलो ठीक है, क्या करती है क्या नहीं करती है वो उनका काम है पैसेज का, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है, क्या डिक्लाइन ऑफ प्रिंटेड बुक्स, क्या प्रिंटेड बुक्स को हम मना कर रहे हैं, या फिर सॉरी डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब क्या उसके लेवल, उसकी जो डिमांड घटते जा रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है। डिक्लाइन मतलब उसमें गिरावट आ रही है, वैसा कुछ हमने कहा नहीं है। ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए उसकी जगह नहीं लेगी। डटे हुए हैं। एडवांटेज ऑफ ई बुक ओवर फिजिकल बुक, क्या इसके अंदर सिर्फ एडवांटेज बताया गया है ई बुक की फिजिकल बुक की अपेक्षा। द यूनिक वैल्यू ऑफ फिजिकल बुक इन द डिजिटल एज, क्या डिजिटल एज के अंदर जो फिजिकल बुक की जो यूनिक वैल्यू है वो हम बता रहे हैं, या फिर द हिस्ट्री ऑफ बुक्स, क्या हम बुक्स की हिस्ट्री बता रहे हैं इस पैसेज के अंदर। हमने कोई बुक की हिस्ट्री नहीं बताई, हमने कुछ बताया नहीं बुक्स के ऊपर, बस ये बोला ना कि तुम कुछ भी कर लो, डिजिटल एज आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन जो फिजिकल बुक है ना उसकी वैल्यू में कमी नहीं आने वाली। तो हमने उसकी वैल्यू एक्चुअली बताई है, तो ऑप्शन सी हमारे लिए बिल्कुल भी सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट ई बुक। पैसेज के बारे में
पैसेज जो है ई बुक के बारे में क्या सजेस्ट करता है, क्या सलाह देता है? दे आर मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल बुक, क्या वो ज्यादा वैल्यूएबल है? ठीक है। दे लैक द टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशनल बुक, दे आर रैपिडली रिप्लेसिंग फिजिकल बुक, दे आर नॉट कन्वीनियंट एंड फिजिकल बुक। भाई कन्वीनियंट तो है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो आज के टाइम पे फिजिकल बुक्स की जगह पे ना उसकी जगह को डिजिटल बुक जो है तेजी से उसको रिप्लेस भी कर रही हैं। तो ऑप्शन सी भी आंसर हमारा जो है ना नहीं हो जाएगा, ठीक है। दे आर रैपिडली रिप्लेसिंग फिजिकल बुक, ठीक है। मैं क्या कह रहा था ऑप्शन डी में, दे आर नॉट कन्वीनियंट एज फिजिकल बुक, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट, ई बुक, ठीक है। दे आर नॉट कन्वीनियंट। तो देखो गाइस इसके अंदर मैं बता रहा हूँ क्या ई बुक की फायदा पूछ रही है, मैं बुक्स के ऊपर आ गया था कि पैसेज में ना ई बुक के बारे में क्या सजेस्ट है। तो दे आर नॉट कन्वीनियंट एंड फिजिकल बुक, गलत ये चीज है क्योंकि ई बुक तो साफ लिखा है कि कन्वीनियंट है, और ये दे आर रैपिडली रिप्लेसिंग फिजिकल बुक, ठीक है। क्या वो फिजिकल बुक को रिप्लेस कर रही है बहुत तेजी से? तो वैसा कुछ नहीं है कि वो, ये साफ कह रहा है कि नहीं कर सकती उसको रिप्लेस, ठीक है। फिर कह रहा है दे लैक द टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशनल बुक, हाँ ये चीज है, टेक्निकल का मतलब होता है स्पर्श करने वाला। तो ये चीज कहा गया है इसके अंदर कि वो जो स्पर्श करके जो पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है ना ट्रेडिशनल बुक को, वो क्या कर रहा है, वो कमी अभी फील होती है उसके अंदर। तो यही इसके अंदर कहा गया है ना कुल मिला के। तो ऑप्शन बी हमारा सही है इसके अंदर। दे आर मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल बुक, क्या वो ज्यादा वैल्यूएबल है? वैसा तो कुछ नहीं है, वैल्यूएबल ज्यादा नहीं है। वैल्यूएबल तो इसके अंदर डिजिटल बुक को नहीं बताया गया, फिजिकल बुक को ही बताया गया है, ठीक है। तो चलो हमारा बी आंसर सही होना चाहिए, तो फिर ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई डू ट्रेडिशनल बुक्स रिमेन इंपॉर्टेंट, पैसेज के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल बुक क्यों अभी भी इंपॉर्टेंट है? दे आर चीपर देन ई बुक्स, क्या वो सस्ती पड़ती है ई बुक से? ऐसा तो नहीं कहा गया। दे प्रोवाइड एन यूनिक टेक्निकल एक्सपीरियंस, तो ये सही है कि वो जो है ना एक अलग अद्वितीय स्पर्श करके जो छू के पढ़ने का एक्सपीरियंस देती है, वो ज्यादा लगता है मेरे को सही। तो ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए, बाकी और ऑप्शन दे दे। दे आर इजियर टू स्टोर, क्या वो स्टोर करने में इजी है? ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए ज्यादा, ई बुक्स को एक फोन के अंदर हजारों बुक डाल सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, क्या वो इन्वायरमेंट, ऐसा तो कोई हम बात ही नहीं की है इसके अंदर गाइस, पैसेज के अंदर जो नहीं है कि हम इन्वायरमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर सोचेंगे ही नहीं। तो हमने ये बोला है ना कि जो बुक है ना, ई बुक कितनी भी सस्ती हो कुछ भी हो, लेकिन गाइस जो बुक है फिजिकल बुक है वो टेक्निकल एक्सपीरियंस देती है, मतलब छू के पढ़ने का एक्सपीरियंस देती है। तो इसके ऊपर ही चर्चा है पूरे पैसेज में। आ जाओ, द टोन ऑफ पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, ठीक है। ये जो टोन है पैसेज का, ये किस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे? अप्रिसिएटिव ऑफ ट्रेडिशनल बुक, क्या इसके अंदर अप्रिसिएशन है, मतलब प्रशंसा की गई है ट्रेडिशनल बुक्स की। क्रिटिकल ऑफ ई बुक्स, क्या मतलब ई बुक्स की खूब बुराई कर दी गई है। या फिर इनडिफरेंट टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, ये चीज सबसे पहले समझना। डिफरेंट वो वाली चीज नहीं कह रहे हम लोग, मतलब वो अलग नहीं, इसका मतलब होता है ना इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होना। क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके ये कंप्लीटली उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता है, क्या उसको पसंद नहीं है, उदासीन है ये उसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। उसकी भी बताई गई है कि ये फायदे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, लेकिन वो उसकी जगह नहीं ले सकता है। स्केप्टिकल अबाउट ट्रेडिंग, मतलब ये क्या उसके ऊपर संदेह, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पूरे पैसेज में आपको समझ में आया होगा कि ठीक है ई बुक की फायदे तो हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बुक्स की इसने अप्रिसिएशन की है इस पैसेज में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। खत्म हो गया। चलो कमेंट करके बताओ टोटल कितना स्कोर किया आपने, और बैचेस के बारे में मैं बता चुका हूं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, टेस्ट सीरीज अगर चाहिए ना कि 80 रुपीज में मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, इसके अंदर एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे हम लोग। इस बैच को ज्वाइन कर लो, अगर ये ऑफर खत्म हो जाता है तो A to Z टेस्ट प्रो का ऑफर फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस बैचेस के अंदर अगर आप रहोगे तो सिर्फ इस एग्जाम की मॉक टेस्ट मिलेंगी किसी भी बैच के अंदर, लेकिन इस वाले 80 रुपए में ना आपको किसी भी एग्जाम की, लाइक एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। बाकी डिटेल से पढ़ने के लिए तो बैचेस की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, बिना बैचेस से पढ़े सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो खाली मॉक टेस्ट लगा के सिलेक्शन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। उसके लिए आ जाओ स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।